हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे CUET PG हिंदी एंट्रेंस को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट 1 के ऊपर। यानी कि आज से हमने एक नई शुरुआत की है कि आगामी जून महीने में होने वाले CUET परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लगभग 20 से 25 प्रैक्टिस सेट आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं और उसकी शुरुआत हम आज रिकॉर्डेड क्लास से कर रहे हैं। लेकिन यदि आप लोगों को लगेगा कि लाइव आकर ऑनलाइन हम प्रैक्टिस सेट करें तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। लेकिन प्रयोग के तौर पर आज मैंने प्रैक्टिस सेट 1 को रिकॉर्ड करके आपके सामने रखने का प्रयास किया है, जिसमें हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे और इस उम्मीद से देखेंगे कि आपकी तैयारी का रिवीजन भी हो और आगे CUET PG हिंदी में यहाँ से प्रश्न भी आए। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो जैसे ही आपने पहले क्वेश्चन को देखा होगा आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ये भाषा विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। यदि आप हिंदी साहित्य का इतिहास कोई भी इतिहास पढ़ेंगे तो उसके शुरुआत में ही थोड़ा सा भाषा का पोर्शन भी दिया रहता है, यानी कि इसको आप हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत ही मानकर चलेंगे, क्योंकि जब तक हम भाषा को नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी भाषा के इतिहास को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो पहला प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है। तुरंत आपके दिमाग में आया होगा कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मागधी अपभ्रंश। तो आप अपभ्रंश पढ़ते हुए आपने पढ़ा होगा कि शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी का और पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का हुआ है, जिसके अंतर्गत आप मैथिली को भी देखते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी हिंदी का विकास हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन के बहाने आपको कुछ अन्य प्रश्नों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। इसी को रिवीजन के तौर पर आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? जैसे ही आपने देखा होगा कीर्तिलता, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि इसके रचयिता कौन है। ऑप्शन देखते हैं, अवहट्ट में है, अपभ्रंश में है, मैथिली में है, ब्रज में है। तो कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ गया कि विद्यापति की रचना है। अब विद्यापति जो है वो लगभग 3 भाषाओं में रचनाएं करते थे। संस्कृत में करते थे, इसके बाद अपभ्रंश अवहट्ट में करते थे और फिर मैथिली में इन्होंने किया हुआ है। तो विद्यापति का नाम जैसे ही आएगा आपके दिमाग में ये तीनों भाषाएं आएंगी। अब सवाल उठता है कि सही मायने में कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, यानी कि किस में लिखी गई है। ऑप्शन अवहट्ट और अपभ्रंश दोनों दिया गया है। तो बहुत सी किताबों में आप देखेंगे जो कि मार्केट में प्रैक्टिस सेट के नाम से बिकती हैं और सभी लोगों के पास होंगी भी, उन किताबों में बहुत सारा आंसर गलत दिया रहता है। इसलिए आप उनको जरूर कम समय के लिए खरीद कर पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके ऑप्शन यानी आंसर को आप हूबहू आंख बंद करके नहीं पढ़ सकते हैं। कीर्तिलता की भाषा की रचना है अवहट्ट में लिखी गई है। अब ये इस चीज मैं बता रहा हूँ अवहट्ट में, क्योंकि आप जब बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पूरा जिक्र उन्होंने किया है कि कीर्तिलता के संबंध में विद्यापति ने स्वयं माना है। विद्यापति ने स्वयं इस बात को माना है कि ये अवहट्ट भाषा में है और उन्होंने एक पंक्ति भी कही है, देसिल बयाना सब जन मिठा त तैसन जंपहो अवहट्टा। तो कीर्तिलता में ही ये पंक्तियां आपको दिखाई पड़ेंगी। तो देसिल बयाना सब जन मिठा, इनको जरूर ध्यान में रखिए, देसिल बयाना सब जन मिठा, ठीक है। और फिर निचली पंक्ति है त तैसन जंपहो अवहट्ठा। तो अब आप एकदम से दिमाग में रखिए कि जो कीर्तिलता है वो अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है
अनुच्छेद 347, 348, 343, 345। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में हिंदी को संघ की राजभाषा के तौर पर माना गया है और उसमें अलग अलग बातें की गई हैं अनुच्छेदों के अंतर्गत। तो किस अनुच्छेद में इसको संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब आप लोगों ने तुरंत बता दिया, 343 अनुच्छेद में इसको कहा गया है। वैसे आप देखेंगे कि 343 में 3 तरीके की बातें की गई हैं। एक तो लिपि देवनागरी होगी, दूसरा संघ की राजभाषा हिंदी होगी, और तीसरी बात जो कही गई है वो कि जो अंतर्राष्ट्रीय अंक होंगे उनको अंतर्राष्ट्रीय अंक ही हमें मानना है। और एक बात और कही गई कि 15 वर्षों तक जो हिंदी है मतलब कि 1965 के आसपास तक हम विशुद्ध तरीके से भारत की राजभाषा के तौर पर बना देंगे। लेकिन बाद में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं जो कि ठंडे बस्ते में चली जाती है। फिर भी हम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमें मोटे तौर पर ये जानना जरूरी है कि अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि और संघ की राजभाषा के तौर पर हिंदी को मान्यता दी गई है। अब सवाल उठता है आपके मन में, तुरंत सवाल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो बहुत भागम भाग और तेजी में रहने वाले नहीं है, गंभीर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, रिवीजन के तौर पर इस चैनल को देखते हैं और कुछ नया पाना चाहते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 347 में क्या है, 348 में क्या है, 345 में क्या है। तो 347 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया कि अगर जनसंख्या, किसी भी राज्य की जनसंख्या के आधार पर अगर उस राज्य की दूसरी कोई राजभाषा बनने लायक है तो उसको भी बनाया जा सकता है। ये 347 में बात की गई। इसके बाद 348 में सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है उन दोनों में, हाई कोर्ट, दोनों की जो राजभाषा होगी वो 348 अनुच्छेद के बारे में कही गई है। इसके बाद 345 दो भाषा है, अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत कहा गया विधानमंडल के दौरान जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं या फिर जो भी बातचीत होती है संसद में या फिर विधानमंडल में, उसमें कोई भी जो विधायक है अपनी बातों को किस भाषा में रख सकता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखे होंगे कि अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास को लेकर कल्पना की गई है, दृढ़ संकल्प लिया गया है। तो ये भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। एक और अनुच्छेद है 344, जिसमें ये बात कही गई कि राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, राजभाषा आयोग का गठन 344 अनुच्छेद के अंतर्गत। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। अब आपके दिमाग में एक चीज और आना चाहिए कि देखने में तो ये सवाल भाषा विज्ञान यानी हिंदी भाषा से रिलेटेड लग रहा है, लेकिन अगर आपके पाठ्यक्रम में जनसंचार लगा हो या फिर प्रयोजन मूलक हिंदी लगा हो तो ये भी वहीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये अलग क्वेश्चन नहीं है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन, मंझन, ये सब ऑप्शन दिए गए हैं। तो कैसे किसी भी प्रश्न का उत्तर हम एलिमिनेट करके बता सकते हैं, बिना पढ़े हुए भी इसका आंसर हम बता सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो भी। तो आप जानते हैं कि अमीर खुसरो जो कि खड़ी बोली में लिखते थे, इसके लिए जाने जाते हैं। अब्दुल रहमान मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, कुतुबन अवधि में लिखते थे, इसके बाद मंझन भी अवधि में लिखते थे। तो इसका मतलब है कि इसका सही जवाब हो जाएगा कि अब्दुल रहमान, जिनकी रचना संदेश राशक है, इन्होंने अवहट्ट भाषा में लिखा है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, इसका सही जवाब होगा। तो इसी तरीके से परीक्षाओं में प्रश्नों को देखकर तुरंत आंसर देने की कोशिश मत कीजिए। मैं कई बार देखता हूं कि यहाँ पर टाइम लगा रहता है, टाइमर लगा रहता है, और आपका ध्यान कुछ देर तक टाइमर की तरफ रहता है और आपको जो आंसर आराम से देना चाहिए आप टाइमर के चक्कर में कोई भी आंसर लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस सेट को थोड़ा सा इग्नोर करने की जरूरत है। खुल के आराम से स्वतंत्र होके अगर जवाब देंगे तो आपका तैयारी होता रहेगा। हो सकता है कई विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं जल्दी जल्दी क्यों नहीं क्वेश्चंस को कर रहा हूँ। ये कोई रील्स नहीं है, ना कोई शॉर्ट वीडियो है, ये एजुकेशनल वीडियो है और पढ़ाई वाले आपके करियर से जुड़ी हुई है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखकर आपको पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो जैसा कि आप जानते हैं एक पंक्ति भी कही जाती है
कि जो भक्ति है दक्षिण में उपजी और उत्तर लायो। अब उसी का आपको रिक्त स्थान करना है। तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, रामानंद। ऑप्शन में दिया गया था शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय जिसको दिया जाता है वो रामानंद है, और ये वही रामानंद है जिनके 12 शिष्य बताए जाते हैं, और इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि ये आकाश धर्मा गुरु हैं, और इनके अंडर निर्गुण और सगुण दोनों तरीके के विद्यार्थी थे, दोनों तरीके के भक्त थे, शिष्य थे इनके। बड़ा ही अलग ढंग का व्यक्तित्व था रामानंद का। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य इन लोगों ने कुछ सिद्धांत दिए थे। जैसे शंकराचार्य मैंने नाम लिया तो आपके दिमाग में अद्वैतवाद आ गया होगा, रामानुजाचार्य का नाम लिया तो तुरंत आपके दिमाग में विशिष्टाद्वैतवाद आ गया होगा, और अगर मध्वाचार्य का नाम मैंने लिया तो द्वैतवाद आपके दिमाग में आ गया होगा। इन्हीं लोगों के एक और भाई हैं जिनका नाम है निम्बार्काचार्य। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप अपनी तैयारी को रिलेट करके आप तैयारी करेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा कि नहीं मैंने ठीक से तैयारी करनी शुरू कर दी है। निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद आएगा। तो इस तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। सहजोबाई नाम से ही लग रहा है कि ये स्त्री हैं, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ज्ञानाश्रय शाखा से जुड़ी हुई है, यानी कि उस शाखा से जिस शाखा से कबीर इत्यादि जुड़े हुए थे। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है कि उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, मध्वाचार्य। तो उज्ज्वल नीलमणि कई बार सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है ऑप्शन ए, रूप गोस्वामी। ये रचना आप देख रहे हैं कि भक्ति काल से जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन जिसका प्रकाशन आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि 1379 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। ठीक है, इसको लोरिक और चंदा से जोड़कर देखा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिए, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, और ये सूफी रचना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, मोटोरी सत्यनारायण, विनोबा भावे। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने किया था, और सन 1927 ईस्वी में इसकी उन्होंने स्थापना की थी, चेन्नई जो कि पहले मद्रास नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। इनमें से कौन सही है कौन गलत है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, अ और ब दोनों सही हैं, अ गलत है और ब सही है, अ पूर्णतः और ब अंशतः सही है, अ और ब दोनों अंशतः सही हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है यहाँ पर कि छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। ये जो यहाँ पर वाक्य आप देख रहे हैं सीधे सीधे नामवर सिंह के कथन को यहाँ पर उठा लिया गया है। ठीक है, अगर आपने छायावाद नामक पुस्तक पढ़ी होगी तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि नामवर सिंह ने इसको कहा है। वैसे आपने वन लाइनर किताबों को भी पढ़ा होगा तो वहां पर भी ये वाक्य आपको मिल जाएगा। अब कहा जा रहा है कि छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। इसमें से कौन सी बात सही है कौन सी गलत है? तो यहाँ पर सही जवाब है कि दोनों बातें सही हैं, अ और ब दोनों क्या है सही हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो आपके दिमाग में पश्चिमी हिंदी की तमाम बोलियां आ जानी चाहिए प्रश्न को देखते ही। अब ऑप्शन हम देखते हैं तो और क्लियर होगा। ऑप्शन दिया गया ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, बघेली। तो कौन सी नहीं है? तो नहीं को तुरंत आप अंडरलाइन कीजिए, इसके बाद आंसर दीजिए। अगर नहीं को नहीं ध्यान में रखेंगे तो तुरंत आप इसमें से कोई भी ऑप्शन लगाकर चले जाएंगे, आपको लगेगा कि पश्चिमी हिंदी पूछा जा रहा है। अक्सर परीक्षाओं में ये होता है कि आपका दिमाग कुछ अलग भी रीड करने लगता है,
ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, तो आपके दिमाग में आ गया कि ब्रज है, खड़ी बोली है, बुंदेली है। बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की नहीं है बल्कि पूर्वी हिंदी की है। और मैंने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था कि ए, बी और सी याद कर लीजिए। अवधी, ठीक है, इसके बाद बघेली, इसके बाद छत्तीसगढ़ी, ये क्या हो गया, ये सब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। बाकी ये जो ऊपर की बोलियां हैं ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत शामिल मानी जाती हैं। तो इनको आप इसी तरीके से ध्यान में रखिए। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका रिवीजन भी हो रहा है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? ऑप्शन दिया गया है सरस्वती, आनंद कादम्बिनी, सुदर्शन, हिंदी प्रदीप। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, सरस्वती। इसके साथ ही आपके दिमाग में ये भी सारी चीजें आनी चाहिए कि कौन कौन पत्रिका कब निकली हुई थी और इनके संपादक कौन। सरस्वती के संपादक की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम सबसे पहले आता है। आनंद कादम्बिनी की बात करें तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के नाम से जाना जाता है। सुदर्शन यहाँ पर आपके लिए नया हो सकता है, इसको आप अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। देवकी नंदन और माधव नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इसको संपादित किया था। देवकी नंदन प्लस माधव, इन दोनों ने सुदर्शन नाम का एक पत्र निकलता था, उसका संपादन किया। हिंदी प्रदीप की जब भी बात की जाएगी तो आपके दिमाग में बालकृष्ण भट्ट का नाम तुरंत आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि न केवल आपने इस प्रश्न को सॉल्व किया, इसका सही उत्तर बताया, बाकी ऑप्शन में जितने भी तथ्य यहाँ पर आपको मालूम थे उनको भी आपने अपने दिमाग में रिकॉल कर लिया। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पूछा गया कि अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ। इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, कौन पूरा सही है, कौन अंशतः सही है? इसका सही जवाब हो गया, जब आप नई कहानी आंदोलन पढ़ेंगे, यानी कि 1954 के आसपास से नई कहानी आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें कि राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश का नाम लिया जाता है। इसके बाद और नई कहानी के बाद धीरे धीरे बहुत सारे कहानी आंदोलन शुरू हो जाते हैं। लगभग 5-6 कहानी आंदोलन है 4-4, 5-5 साल के अंदर में। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया कि अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था, ये बात सही है। इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ, ये भी बात सही है। इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ए और बी दोनों सही हैं, यानी अ और ब दोनों सही हैं। अब इस तरीके के प्रश्नों को आपने कई बार कथन व तर्क वाले प्रश्नों में देखा होगा। इसके लिए आपको वन लाइनर किताबें मददगार नहीं साबित हो पाएंगी, आपको आलोचनात्मक किताबों को ठीक से पढ़ना होगा, इतिहास की किताबों को ठीक से पढ़ना होगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? इसके पहले भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जा चुका है, आपके दिमाग में सब आने लगा होगा। अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। मालवी जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं है, बल्कि ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? कई जगह इसको शहर लिख दिया जाता है, कई बार लिख दिया जाता है कहां से होता था। तो कल्पना पत्रिका बहुत ही मशहूर पत्रिका रही है। कहानी के दृष्टिकोण से अगर देखें हम तो इसका प्रकाशन कहां से होता था? ऑप्शन दिया गया कलकत्ता, हैदराबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो आप देख रहे हैं कि नीचे के 3 ऑप्शन जो हैं बाद से जुड़े हुए हैं, यानी कि आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन हमारे विद्यार्थी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद। बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में यह प्रश्न का उत्तर आ चुका होगा। हैदराबाद से कल्पना पत्रिका का प्रकाशन होता था। बदरी विशाल पित्ती नाम के इसके संपादक थे, ठीक है, तो इनको भी आप ध्यान में रखें। और ये पत्रिका जो थी वो कहानी से रिलेटेड थी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? ये हो सकता है आपके लिए नया प्रश्न हो। माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? सत्यप्रकाश मिश्र, नंद किशोर नवल, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया। तो जो माध्यम पत्रिका है ये बहुत ही फेमस पत्रिका थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से ये निकलती थी। आप अगर इलाहाबाद से जुड़े होंगे तो इसका नाम जरूर सुने होंगे, हिंदी साहित्य सम्मेलन का, ठीक है, क्योंकि इस चैनल से इलाहाबाद से भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वो जरूर ध्यान में रखें। तो माध्यम पत्रिका का यहाँ से संपादन होता था। इस बार देखिए संपादक पूछ दिया है, हो सकता है कि
किसी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि माध्यम पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो इसलिए पीडीएफ से पढ़ने से बेहतर है कि इस लेक्चर को आप सुनेंगे तो आपका एक अलग कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अलग तरीके से आपको जानकारी भी मिलेगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सत्य प्रकाश मिश्र। ठीक है, माध्यम पत्रिका का संपादन सत्य प्रकाश मिश्र करते थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन से पत्रिका प्रकाशित होती थी। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है, ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं, इनमें से क्या सही है क्या गलत है? अ ब दोनों सही है, ब सही है, अ गलत है, अ ब दोनों गलत है, अ सही है, ब अंशतः सही है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। रेखा चित्र और संस्मरण, आप भी जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे तो आपको भी रचनाओं को याद करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती होगी और इनमें विभाजक रेखा खींचने में दिक्कत होती होगी। तो ये है, ये दोनों दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। विभाजक रेखा सूक्ष्म है लेकिन फिर भी इनको अलग किया जा सकता है, ठीक है, कुछ विशेषताओं के माध्यम से। तो दोनों ऑप्शन क्या है, दोनों कथन यहाँ पर सही है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी, यही चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। वैसे अगर आप भाषा विज्ञान पढ़ते हैं और इसका विकास पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको ये मैप बनाकर रखना पड़ेगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है, इसके बाद इसी में अवहट्ट, इसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आ जाती हैं। तो अगर इसको आप फार्मूला को ध्यान में रखते हैं तो आप किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तुरंत बता देंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब यहां पर हो रहा है ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है, ठीक है। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। सरहप्पा, सोमप्रभु सूरी, गोरखनाथ, हेमचंद, इन्हीं चारों कवियों का चारों ऑप्शन में अलग अलग नाम दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप लोगों ने भी इसको धीरे धीरे अपने दिमाग में बैठाना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। तो जहां जहां सरहप्पा आपको पहले दिखाई पड़ रहे होंगे आपको लग रहा होगा कि यही आंसर सही होगा। तो दो ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि सरहप्पा पहले दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि बी और डी ऑप्शन को आपको देखना ही नहीं। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन के माध्यम से आप एलिमिनेट करके विकल्पों को सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं, यानी कि ए और सी में ही हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सरहप्पा जो कि 7वीं सदी के आसपास में माने जाते हैं, गोरखनाथ का जो समय है 10वीं सदी के आसपास में माना जाता है, हेमचंद का समय 12वीं सदी के आसपास में है और सोमप्रभु सूरी का जो समय है वो 14वीं सदी के आसपास में है। यानी कि ये सभी जो कवि हैं ये सब आदिकाल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। जबकि ए क्यों गलत हुआ? क्योंकि सरहप्पा जरूर पहले दिया गया है, बाकी सब इधर उधर दिया गया है, तो इस तरीके से गलत हो गया। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया है कि किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है। ऑप्शन दिया गया है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, होमवती देवी, सत्यवती मलिक। तो इस ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य की जितनी महान महिला रचनाकार हैं सबका नाम दिया गया है। सही जवाब इसका हो गया ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है और उस रचना का नाम है मेरा परिवार, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। ऑप्शन दिया गया है चिंतामणि, केशवदास, मतिराम, पद्माकर। इन्हीं कवियों का नाम घुमा फिरा कर दिया गया है। अब हमें इनके जन्म तिथि के आधार पर, कालक्रम के आधार पर यहाँ जो क्रम दिया गया है उसमें सबसे पहले जो नाम आना चाहिए वो केशवदास का नाम आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो नाम है केशवदास का ऑप्शन डी में नाम आ रहा है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कहीं नहीं है, बाकी पूरे ऑप्शन में कहीं केशवदास पहले नाम नंबर पर नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन ज्यादा सही होने के क्रम में है। लेकिन पुष्टि तब और ज्यादा हो जाएगी जब हम इसके जन्म क्रम को ध्यान में रखेंगे। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। एकदम से इसको आसानी से याद कर लीजिए। चिंतामणि का 1609 में,
पद्माकर का जन्म हुआ 1753 ईस्वी में और मतीराम का जन्म हुआ 1617 ईस्वी में। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि क्रम तो डी होना चाहिए, लेकिन यहां पर मतीराम और पद्माकर इन दोनों को लेकर ऑप्शन क्या हो गया, गलत होने लगा। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर ऑप्शन क्या हो गया, गलत होने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार परीक्षाओं में आ जाते हैं प्रश्न, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। फिर भी आपके दिमाग में आ गया होगा कि अगर मतीराम पहले होते, पद्माकर बाद में होते, तो ये सवाल एकदम से सही हो जाता। बाकियों का हम देख लेते हैं। अगर चिंतामणि को हम 1609 रखते हैं, केशवदास को 1555 रखते हैं, मतीराम को 1617 रखते हैं, पद्माकर को 1753 रखते हैं, तो भी हमारा आंसर कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नियरेस्ट जो आंसर है वो क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। आगे बात करते हैं। इस तरीके के प्रश्नों को हटा ही दिया जाता है परीक्षाओं में अक्सर। अगला प्रश्न है, सही कृति क्रम को पहचानिए। ऑप्शन दिया गया पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। यानी कि इन रचनाओं का नाम आप देखे होंगे, तुरंत आपके दिमाग में एक खास कवि का नाम आ गया होगा, सुमित्रानंदन पंत का। पंत की पूरी रचना है। अब इनका सही अनुक्रम क्या होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि जो पल्लव है इसका प्रकाशन 1928 में, गुंजन 1932, युगांत 1936 और युगवाणी 1939। ठीक है, तो इस तरीके से पहला ही ऑप्शन जो है सही हो गया। लेकिन कई किताबों में आप देखेंगे पल्लव का प्रकाशन 1926 भी दिया गया है। इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ किताबों में 1928 दिया गया है, कुछ किताबों में 1926 भी दिया गया है, तो इन दोनों वर्षों को ध्यान में रखें। खैर, यहाँ पर जो एक क्रम दिया गया है, ये क्रम क्या हो गया, सही हो गया। 1926 आप देखेंगे तो दिया हुआ है, जो रामस्वरूप चतुर्वेदी की इतिहास ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें 1926 दे दिया है। ठीक है, और कई किताबों में 1928 भी दिया गया है। तो लेकिन क्रम को दृष्टिकोण से देखें तो ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, सेठ बांके मल किसकी रचना है। पांडे वेचन शर्मा उग्र, यशपाल, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो सेठ बांके मल किसकी रचना है, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, अमृतलाल नागर। किस विधा में है, तो हो गया उपन्यास। अगला प्रश्न है, वारन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की है। ऑप्शन दिया गया है शिवमूर्ति, संजीव, उदय प्रकाश, सृंजय। वारन हेस्टिंग्स का सांड कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया। ऑप्शन दिया गया है गिरीश कर्नाड, इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे, बाबा कारंत। यहां पर इनके नाम के पहले अगर बाबा लग जाता था और बेहतर होता। ठीक है, तो ये जितने नाम दिए गए हैं ये सब क्या है, निर्देशक है। मान लीजिए कि बदलते हुए पैटर्न में पूछ लिया जाए कि जो नाम दिया गया वो किस विधा से जुड़े हुए हैं, तो ये लोग जुड़े हुए हैं रंगमंच के निर्देशक के तौर पर। ठीक है, एक होता है कि नाटककार होता है, दूसरा होता है रंगमंच। ठीक है ना, तो इन दोनों को आप जरूर ध्यान रखिए, दोनों का संबंध तो है लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। तो यक्षगान का प्रयोग किसने किया था, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, गिरीश कर्नाड। अगला प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यहां पर अलंकार से सवाल पूछ लिया गया। ऑप्शन दिया गया उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत। तो यहां पर कौन सा अलंकार है, सही जवाब है ऑप्शन ए, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। ऑप्शन दिया गया है भामह, दंडी, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र। और जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग ढंग के हैं। बी ऑप्शन है आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ, जगन्नाथ। सी है भट्टनायक, विश्वनाथ, कुंतक, जगन्नाथ। डी है भरत, भामह, कुंतक, जगन्नाथ। अब सही कालक्रम के दृष्टिकोण से कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भरत, जो कि दूसरी शताब्दी के आसपास माने जाते हैं। भामह चौथी से लेकर छठी शताब्दी के आसपास में इनका समय है। इसके बाद है कुंतक,
जिनका कि 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास में माना जाता है। जगन्नाथ हैं 17वीं शताब्दी के आसपास। बाकियों का देख लेते हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भामा का 4वीं से 6वीं, दंडी 7वीं, आनंदवर्धन 9वीं और क्षेमेंद्र 11वीं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि आनंदवर्धन 9वीं, अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी के आसपास में, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी और जगन्नाथ 17वीं शताब्दी। अब हम देखते हैं भट्टनायक जो दिया हुआ है 10वीं शताब्दी के आसपास में, विश्वनाथ 14वीं, कुंतक का दिया गया 10वीं से 11वीं, जगन्नाथ 17वीं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सही कालक्रम पूछा गया है, तो एक से अधिक इसमें ऑप्शन आपको सही दिख रहे हैं। ऑप्शन ए भी सही दिख रहा है, ऑप्शन बी सही दिख रहा है, ऑप्शन डी सही दिख रहा है, और गलत क्या हो गया, ऑप्शन सी जो है क्रम यहाँ पर गलत है, लेकिन बाकी सही है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न बनाने में क्या हुआ है, कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई। इस प्रश्न को मैं जानबूझकर नहीं हटाया हूं, क्योंकि परीक्षाओं में इस तरीके से जो एक्सपर्ट होते हैं गलतियां करते हैं, तो आपको इसका भी अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे आप क्रिकेट मैच खेलते हैं तो हर बॉल को आप नहीं मारते हैं, कुछ गेंद को आप सम्मान देते हैं और विकेट कीपर के लिए पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से अभ्यास भी करना कि अगर प्रश्न के ऑप्शंस गलत हों तो ये आप देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में हो सकता है कि आपके 1 से 2 क्वेश्चन इस गलत ऑप्शन के कारण गलत हो जाए, आप टेंशन में आ जाए कि इसका जवाब मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, मैं तो बहुत दिनों से तैयारी कर रहा हूँ। तो इसलिए इसको रखा गया है। कुछ कुछ आपको जो घूमने वाले प्रश्न हैं, जिसको मैं क्रिकेट की भाषा में स्पिन कह सकता हूँ, तो ये वही है। तो इस तरीके से आपको ठहर कर इसका सही जवाब देना है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं क्या कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। रामचंद्रिका, ललित ललाम, जगत विनोद, बिहारी सतसई यहाँ पर नाम दिया गया। फिर पल्लव, परिमल, लहर, निर्जा दिया गया। वरदान, गबन, कंकाल, चित्रलेखा, कुल्ली भाट, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, पथ के साथी। आप देख रहे हैं कि चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन अलग अलग हैं। एक पूरा रीतिकाल से जुड़ा हुआ है, दूसरा छायावाद से जुड़ा हुआ है, तीसरा उपन्यास से जुड़ा हुआ है, चौथा आप देख रहे हैं कि मिक्स है, इसमें एक रचना उपन्यास भी है और कुछ अन्य गद्य विधाओं से जुड़े हुए हैं। तो पहला आप देख रहे हैं कि केशव द्वारा लिखा गया है। फिर ललित ललाम जो हो गया वो मतिराम का हो गया। इसके बाद जगत विनोद पद्माकर का, और फिर बिहारी सतसई बिहारी का, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये क्रम में क्या है, सही नहीं है। हमें बताना है कौन सा सही है। अब देखते हैं पल्लव, जो कि ऊपर में ही आया हुआ था 1928। फिर हम देखते हैं जो परिमल दिया गया 1930, लहर 1933 और जो निर्जा दिया गया है यहाँ पर 1935 में प्रकाशित हुआ है। आपको लग रहा होगा कि मैं कैसे इन सारी चीजों को याद कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं तो आप सभी को दिखाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन यही है प्रैक्टिस के माध्यम से। जहां जहां मैंने पल्लव को देखा, परिमल को देखा, लहर को देखा, निर्जा को देखा, तो इनके प्रकाशन वर्षों को, इनके आसपास इनसे जोड़कर देखने की कोशिश की, तो हमें धीरे धीरे याद होता गया। आप केवल बैठकर चीजों को रटेंगे तो हो सकता है कि वो आपको कठिनाई से याद हो, लेकिन जैसे ही आप कोई रचना देख रहे हैं तो याद कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो एग्जाम होता है थोड़ा सा स्मृति पर तो आधारित होता ही है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं कि जो नीचे का ऑप्शन दिया गया है, वरदान नाम का जो उपन्यास है, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि प्रेमचंद ने लिखा है इसको। इसके बाद गबन, ये भी प्रेमचंद का है। फिर कंकाल आप देख रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद का हो गया यहाँ पर, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष हो गया अलग। चित्रलेखा जो कि भगवती चरण वर्मा का है, तो 1934। तो आप केवल प्रश्न नहीं हल कर रहे हैं, बल्कि प्रश्न के साथ बहुत सारी चीजें हल कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कुल्ली भाट, जो कि निराला का उपन्यास है, तो इसको आप देख सकते हैं सन 1939 के आसपास में प्रकाशित हुआ। अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा, ठीक है। माटी की मूर्तें, रामवृक्ष बेनीपुरी, और पथ के साथी, माधवी वर्मा। तो हमें बताना था कि कौन सा इसमें कालक्रम की दृष्टि से सही ऑप्शन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ऑप्शन बी भी सही दिख रहा है, ऑप्शन सी भी सही दिख रहा है, ऑप्शन डी भी सही दिख रहा है। तो गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न बनाने वाले ने नहीं को छोड़ दिया है। अगर नहीं लगा दिया होता तो ऑप्शन ए हो गया होता सही। यही गलती ऊपर के प्रश्न में भी की गई थी, क्योंकि आमतौर पर परीक्षाओं में आप देखते हैं कि नहीं वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए
प्रूफ रीडिंग की मिस्टेक हुई है। इस तरीके के मिस्टेक कई परीक्षार्थियों को परेशान करने लगते हैं, इसलिए यहाँ पर इन प्रश्नों को मैंने जानबूझ कर रखा हुआ कि आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि इनको देखकर अपना नोट्स भी बनाते जाना है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पूछा गया कि रचना काल क्रम में सही का निर्देश कीजिए। फिर से वही प्रश्न पूछा गया, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आपने तैयारी की होगी तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा असंतोषजनक उत्तर मिलेगा। रचना काल क्रम के दृष्टिकोण से पूछा गया है। दिनकर बच्चन अज्ञे मुक्तिबोध का नाम दिया गया है, चारों ऑप्शंस में वही नाम दिए गए हैं। अब हम तुरंत बताते हैं कि मुक्तिबोध जो दिनकर है इनका जन्म 1908 में हुआ, बच्चन का जन्म 1907 में हुआ, अज्ञे 1911 और मुक्तिबोध 1917 में इनका जन्म हुआ। तो आप देख रहे हैं कि क्रम में बच्चन देखिए यहाँ पर आगे दिखाई पड़ रहे हैं 1907, फिर दिनकर 1908, फिर मुक्तिबोध 1917, फिर अज्ञे 1911। गलत हो जा रहा है। फिर अगर देखें 1911, 1908, गलत तो हो रहा है, लेकिन आपकी तैयारी ठीक चल रही है। आपको कम से कम इन चारों का जन्म तो बिल्कुल याद हो जाएगा। मुझे जहाँ तक जानकारी लग रही है, मुझे जो उम्मीद है, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। कभी नहीं याद होगा तो भी याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हमें सही क्रम बताना है कि कौन सा। तुम आप देख रहे हैं कि प्रश्न में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया कि जो सही क्रम है, लेकिन नियरेस्ट आंसर आप देख रहे हैं कि कौन सा है, ऑप्शन ए है। अगर कुछ देर के लिए मान लिया जाए, नहीं तो फिर इस प्रश्न को भी हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इस तरीके के भी सवाल आते हैं। कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आज के प्रैक्टिस सेट में, पहले ही प्रैक्टिस सेट में इस तरीके से गड़बड़ियां आई हुई हैं। इन गड़बड़ियों को भी हमें प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रस्तुत करना है, वरना मैं चिकनी चुपड़ी बातें बहुत कर लिया होता, इन प्रश्नों को मैं हटा दिया होता। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तो दूसरे उद्देश्य से आया हुआ हूं। कम से कम इन प्रश्नों के माध्यम से आपको दिनकर, बच्चन, अज्ञे और मुक्तिबोध के जन्म तो याद हो गए होंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं और भी बहुत सारे प्रश्न। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम कृति काल की दृष्टि से देखें तो दिया हुआ है वीड़ा, ग्राम्य, लोकायतन, कला और बूढ़ाचार, निहार, रश्मि, दीपशिखा, सांध्य गीत, गीतिका, कुरमुत्ता, बेला, अर्चना, प्रेम पथिक, झरना, लहर, आंसू। चारों ऑप्शन में अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं। पहले जैसे आपने बीड़ा को पढ़ा होगा तो 1927 में इसका प्रकाशन हुआ, ग्राम्य 1940 में, लोकायतन 1964 में, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। क्योंकि कई विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि सर हमें याद नहीं होता, यही है याद करने का ट्रिक है, आप इसको ध्यान में रखें। बाकी फार्मूला अगर मैं कोई बताऊं तो फार्मूला से आप पूरा लिटरेचर नहीं याद कर पाएंगे, आप बेहोश होकर गिर जाएंगे। निहार, निहार जो है 1930 में प्रकाशित हुआ, रश्मि 1937 में, ठीक है, दीपशिखा 1942 में और सांध्य गीत 1936 में। इसके बाद देखते हैं जो गीतिका दिया गया है 1936 ईस्वी में, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी में, बेला 1946 में और अर्चना 1950 में, प्रेम पथिक 1913 ईस्वी में, झरना 1918, लहर 1933 और आंसू 1925 ईस्वी में। तो इसमें से सही अनुक्रम कौन सा है वो हमें बताना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर प्रकाशन के दृष्टिकोण से हम देखें तो सही अनुक्रम इसका जो आ रहा है वो है ऑप्शन सी, गीतिका 1936, कुकुरमुत्ता 1942, बेला 1946, अर्चना 1950। और ये सभी रचनाएं किसकी हैं? निराला की हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि ऊपर में सभी रचनाएं पंत की हैं, फिर सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं और सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। तो छायावाद के प्रमुख रचनाकारों के आधार पर ये पूरे ऑप्शन को बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से सही कृति कालक्रम कौन सा है। तो आप देख रहे हैं सुखमय जीवन, शरणार्थी, ठुमरी, दो बांके, ये सभी रचनाएं दी गई हैं। अब इसको हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो आपके दिमाग में तुरंत आना शुरू कर दिया होगा कि सुखमय जीवन जो कि गुलेरी द्वारा लिखी गई रचना है, इसका प्रकाशन 1911 के आसपास में हुआ था। ठीक है, दो बांके, दो बांके नाम की जो रचना है ये भगवती चरण वर्मा द्वारा
लिखी गई है कहानी। शरणार्थी, अज्ञे और ठुमरी के लेखक रहे हैं रेणु। तो इस तरीके से आप देखें तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको हल करना है। तो केवल आपने इन प्रश्नों को नहीं हल किया, बल्कि आपको पता चला कि सुखमय जीवन, हालांकि गुलेरी की जब भी बात आती है तो उसने कहा था जो कहानी है ये आ जाती है सामने, लेकिन अब सुखमय जीवन, एक बुद्धू का कांटा, ये भी है। तो इनको भी तीनों को ध्यान में रखिए। दो बाकें, शरणार्थी, ठुमरी, किसकी किसकी कहानियां हैं, ये सब भी आपके दिमाग में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है। निर्गुण कवियों का नाम दिया गया है और सही कालक्रम बताना है। नाम दिया गया है दादू, कबीरदास, सुंदरदास, मलुकदास का। ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके जीवन काल को ही नोट कर लेते हैं। कबीरदास जिनका जन्म 1398 में, दादू का 1544, मलुकदास का 1574 और सुंदरदास का जो जन्म हुआ 1596 ईस्वी में हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्रम के हिसाब से। तो इन रचनाकारों के जन्म वर्ष को आप ध्यान में रख लिए होंगे। और सुंदरदास जो कि श्रृंगार रस के बड़े विरोधी थे, यह भी सवाल कई बार पूछा जाता है, श्रृंगार रस विरोधी थे। मलुकदास के आप रचनाओं को पढ़ी ही होंगे, कह गए मलुकदास। ठीक है, आलसियों के लिए काफी कुछ इन्होंने लिखा। बाकी कबीर और दादू को अच्छे से जानते हैं। तो इस तरीके से जोड़कर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब आ गया यहाँ पर मिलान करने वाला प्रश्न। एक तरफ काव्य पंक्तियों को दिया गया है, दूसरी तरफ कवियों का नाम दिया गया है। नैया बीच नदिया डूबत जाए, अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, गुरु सुआ जे पंथ दिखावा, तब लग ही जीवो भलो देवो होए न धीम। तो ये पंक्तियां हैं। तो जो पंक्ति पहले आपको समझ में आ रही होगी कि किसकी है, मान लीजिए मुझे समझ में आ रहा है कि गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, ये हो गया जायसी का। तो सी का हो गया 4। अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, ये हो गया मलुकदास, जिनकी चर्चा अभी मैं कर ही रहा था। नया बीच नदिया डूबत जाए, ये किसका हो गया। अब मान लीजिए कि ये दो ही आपको आ रहे हैं, तो पहले हम मिलान करते हैं कि बी का 5 और सी का 4 किसमें है। तो आप देख रहे हैं कि बी का 5 और सी का 4, ऑप्शन बी यहां पर सही हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो रहा है। तो ए का हो गया इसमें 2 बताया जा रहा है, यानी कि नैया बीच नदिया डूबत जाए, ये क्या हो गया कबीर का। इसके बाद तबलग ही जीवो भलो देवों होए न धीम, ये हो गया आपका रहीम। तो इसमें से जो पंक्ति या फिर जो भी तथ्य आपके लिए नया हो उसको जरूर आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यानी कि इसमें से अमीर खुसरो के लिए कोई पंक्ति नहीं दी गई है, बाकी जितनी भी पंक्तियां हैं उनके रचनाकारों को आप देख ले होंगे, ताकि ये तो सुमेलित में आया हुआ था आपने कर लिया, वन लाइनर में आए तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। मृगावती, मधुमालती, चंदायन, अखरावत। तो बहुत ही आसान ये प्रश्न है, बस इसको आराम से आपको लगाना है। और ये पूरा पीजी लेवल का ही क्वेश्चन है। देखा जाए तो मृगावती कुतुबन हो गए ऑप्शन 4, मधुमालती मंझन हो गए 5, चंदायन अच्छे से जानते हैं मुल्ला दाऊद 2, और अखरावट जो कि जायसी का हो गया। तो 45-21। अब हम देखते हैं कि 45-21 किस में आ रहा है, वही सवाल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं 45-21 आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। यानी कि जो उस्मान नाम के इसमें लेखक हैं, कवि हैं, इनकी जो रचना है आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी मिलान करने वाला है और बड़ा नया ढंग का प्रश्न है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो कौन सी रचना किस अध्याय में बटी हुई है उसको हमें बताना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कांड में कौन सा बटा हुआ है, रामचरित मानस। ठीक है, खंड में कौन सा बटा हुआ है, नागमती वियोग यानी पद्मावत। समय में बटा हुआ है पृथ्वीराज रासो। सर्ग में बटा हुआ है, ठीक है, साकेत। तो इस तरीके से इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए, मान लीजिए मिला दे रहे हैं एक बार। ठीक है, यहां पर कांड में ए का होगा आपका 4, बी का
3 और सी का 2। 43-21 इसमें भी आ रहा है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो हो गया ऑप्शन ए। कबीर ग्रंथावली जो कि संपादित है श्याम सुंदर दास द्वारा, बाकी जितनी भी रचनाएं हैं सर्ग, अब आपके दिमाग में सारे जितनी भी रचनाएं सबके सर्ग भी आपके दिमाग में आ गए होंगे। जैसे मैं बात करूं पृथ्वीराज रासो 69 समय में बटा हुआ है, इसके बाद पद्मावत जो है 57 खंडों में बटा हुआ है, रामचरितमानस 7 कांडों में है और साकेत 12 सर्गों में है। तो इस तरीके से अगर आप को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से हंसते हंसते आप एग्जाम को पास कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगला जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के प्रश्न प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वन लाइनर में भी और सुमेलित में भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ ग्रंथ का नाम दिया गया, दूसरी तरफ आलोचकों का नाम दिया गया। बिहारी सतसई, देव और बिहारी, बिहारी, बिहारी और देव, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और मिलान करने के लिए 5 दिया गया है। तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि बिहारी सतसई नाम से किसने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर होगा कि बिहारी सतसई पर टीका लिखी है पदम सिंह शर्मा ने। इसके बाद देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी और देव लाला भगवान दीन, ठीक है। और फिर बिहारी नाम से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा। तो इस तरीके से इसका जो यहाँ पर बन रहा है कि ए का होगा 4 और बी का 2, सी का 3 और डी का 1। 42-13। तो हम देखते हैं कि 42-13 किसी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप इनको अपने कॉपी पर नोट भी कर लीजिए जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला ही है। पूछा गया कि निम्नलिखित नाटककारों और नाटकों को सुमेलित कीजिए। लक्ष्मी नारायण लाल, उदय शंकर भट्ट, चतुर्सेन शास्त्री, सेठ गोविंद दास का नाम दिया हुआ है और इधर उनकी रचनाओं का नाम दिया, ठीक है। तो इसको हमें मिलाना है। तो मिलाएंगे जब, तो आप देखेंगे कि जो लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है वो हो गई राक्षस का मंदिर, यानी ए का 3। उदय शंकर भट्ट की रचना है विक्रमादित्य। जैसे सवाल पूछा जाता है ना प्रमुख रचनाएं और प्रमुख रचनाकार, तो इनको नोट करते जाइए, यही सब प्रमुख रचनाकार और रचनाओं के अंतर्गत आ जाएंगे। चतुर्सेन शास्त्री, चतुर्सेन शास्त्री का हो गया अमर राठौर। सेठ गोविंद दास का जो नाटक है वो है कर्तव्य। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ए का 3 हो गया, बी का 4, सी का 1 और डी का आप देख रहे हैं 2। तो 34-12 हम देखते हैं, 34-12 किसी में दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन सी है यहाँ पर 34-12। तो इस तरीके से आप इन रचनाओं को जरूर नोट करिए और रचनाकारों को भी नोट करिए। अगला प्रश्न है आलोचना से जुड़ा हुआ, विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से? आधुनिकतावाद, संरचनावाद, नई समीक्षा, उत्तर आधुनिकता। तो विखंडन वाद का संबंध किसे है? संरचनावाद से, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न है कि बृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? बृंद सतसई, ठीक है। नायिका भेद, श्रृंगार, नीति, भक्ति। तो वृंद सतसई, सतसई नाम से बहुत सारी रचनाएं की गई, जैसा कि आपने देखा बिहारी सतसई, वृंद सतसई, यमक सतसई, बहुत सारी सतसईयां। तो वृंद सतसई सही जवाब है ऑप्शन सी। नीति, जब रीति के आलाप पढ़ेंगे तो कुछ नीतिकारों का भी नाम दिया गया है, ठीक है ना। उसमें कवि वृंद का नाम भी आता है, कवि राय का नाम आता है, ठीक है ना। तो इनको ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है चित्राधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो चित्राधार किसकी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? मेरी तेरी उसकी बात, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, उदय शंकर भट्ट, अमृतलाल नागर। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, यशपाल। अगला प्रश्न है ब्रज बुली का प्रयोग कहां होता है? बिहार, ब्रज क्षेत्र, उड़ीसा, बंगाल। तो ऐसा माना जाता है कि ब्रज का एक रूप बंगाल में भी बोला जाता है जिसको हम ब्रज बुली कहते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, बंगाल। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली?
1880, 1857, 1873, 1860। यहाँ पर जो ईयर आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक नारा दिया था कि 1873 में हिंदी नए चाल में ढली। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। उस समय इन्होंने एक मैगजीन निकाला था, उस मैगजीन में ये बात उन्होंने कही थी, जिसका नाम है हरिश्चंद्र चंद्रिका, ठीक है, या फिर इसका नाम हो गया हरिश्चंद्र मैगजीन, भी इसका नाम बाद में चेंज हो गया। तो उसमें इस बात को उन्होंने कहा था। तो देखिए यहाँ पर तो इस चीज को आप जान गए। पीडीएफ अगर आप देखते तो ये वाला तथ्य आप नहीं समझ पाते, इसलिए लेक्चर और टीचर के साथ मिलकर पढ़ना काफी लाभदायक होता है, अलग उसका प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? प्रतिवस्तुपमा, अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति। तो अर्थालंकार, दो अलंकारों की बात की जाती है, एक तो होता है शब्दालंकार, ठीक है, और अर्थालंकार। एक मैंने फार्मूला आप सभी को अपनी बहुत पुराने वीडियो में बताया हुआ था, जो विद्यार्थी बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं वो तुरंत इस फार्मूले को अपना सकते हैं। मैंने बताया था कि अवश्य में जो भी अलंकार हैं वो शब्दालंकार के अंतर्गत आएंगे। अवश्य का मतलब हो गया अनुप्रास, ठीक है, वह का मतलब हो गया वक्रोक्ति, आदर्श का मतलब हो गया श्लेष, और यह का मतलब हो गया यमक। तो आप देख रहे हैं कि अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति ये तीनों क्या हो गए? शब्दालंकार हो गए। इस फार्मूले को अगर याद रखते हैं आप, अवश्य मतलब शब्दालंकार, तो तुरंत आप बता देंगे कि अर्थालंकार कौन सा हो गया? वो हो गया प्रतिवस्तुपमा, ठीक है, या फिर उपमा भी लिख दिया जाता तो भी ये अर्थालंकार में ही आता, ठीक है। तो इस सूत्र को जरूर ध्यान में रखिए, यह सूत्र आपको पीडीएफ में नहीं मिलता, यहाँ पढ़ने के बाद ही आपको मिल जाता। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? आत्मजयी, अग्निलीक, भूमिजा, रश्मिरथी। तो राम कथा पर आधारित कौन सा यहाँ पर ग्रंथ है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, अग्निलीक। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन से इसके रचयिता है? जैसे आत्मजयी पूछ लिया जाए तो कुंवर नारायण। अग्निलीक जिसके हो गए भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है। भूमिजा कई बार पूछा जाता है, नागार्जुन। रश्मिरथी तुरंत आप बता देंगे कि दिनकर। तो इनको भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? शांतिप्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विजय देवनारायण शाही, देवराज। तो छायावाद का पतन नाम से जो किताब लिखी गई है वो देवराज द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं कि 4 तार सप्तकों की का संपादन अज्ञे ने किया हुआ था, जिसमें कि तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, कुल मिलाकर करीब 28 कवियों को हमें इन सप्तकों में पढ़ना है। तो तार सप्तक जिसका कि 1943 में संपादन हुआ था, उसमें कौन नहीं है? रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, भारत भूषण अग्रवाल। तो मैंने इनको क्रम के हिसाब से आप लोगों को याद करवाया था, आर्म, MNGB, ठीक है। तो अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, माचवे, ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा, नेमीचंद्र जैन, और इसमें हो गए गिरिजा कुमार माथुर, और फिर भारत भूषण अग्रवाल। इसमें जो नाम दिया गया है वो है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह दूसरा सप्तक के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। बाकी इस फार्मूला को जरूर ध्यान में रखिए, तुरंत आप दिमाग में रख लेंगे। तो आज हमने कुल 47 प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की। उम्मीद है कि ये 47 प्रश्न लगभग आपको समझ में आ गए होंगे, आपका रिवीजन भी हुआ होगा, आपको ये प्रैक्टिस सेट करके आनंद भी आया होगा, और अगले प्रैक्टिस सेट का आप इंतजार करेंगे। और अपने दोस्तों को CUET PG हिंदी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको इस चैनल के बारे में जरूर आप बताएंगे, और आप भी लगातार जुड़े रहेंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।